हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग चैप्टर 13 यानी कि न्यूक्लियस का रिवीजन करने जा रहे हैं वन शॉट रिवीजन की सीरीज़ के अंदर। और अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 तक सारा रिवीजन कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ाई करी होगी। और प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जो भी आपको डाउट्स उठ रहे हैं वो ज़रूर पूछते रहा करिए, क्योंकि अगर आप डाउट पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप वास्तव में सीरियस हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं, तो वो आप क्लैरिफाई कर लीजिए, बेटर रहेगा। हमारी सारी फैकल्टी, सारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। चलिए सबसे पहले चैप्टर 13 में हम बात करेंगे सिलेबस की। क्यों सिलेबस की बात करेंगे बेटा, इस साल के टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशन में हुआ क्या है कि बोर्ड ने कोई सिलेबस की बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया है। तो जब आप एनसीईआरटी और जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर ने ये चीज़ क्यों नहीं बताई। तो बेटा इसीलिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्म 2 के बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर वो आप उसको उसके हिसाब से ही पढ़ाई करिए। तो सिलेबस के अंदर क्या क्या है, इस चैप्टर के अंदर कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में है, मास एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में है, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा फिनोमेना है। ध्यान रखिए कहीं पे भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो आपको रेडियो एक्टिविटी का जो पोर्शन है वो आपको इसमें नहीं करना है टर्म 2 के बोर्ड में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। बेटा देखो, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये बात तो पता चली कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन होता है। और वही बात यहाँ पे कही गई है कि देयर एग्जिस्ट अ कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको नाम दिया गया कि ये होता है न्यूक्लियस। और ये भी पता चला रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, जो कि 10⁻⁻15 मीटर होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो कि एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। और जो बातें पता चली वो ये पता चली कि रिपल्सिव फोर्स जो होती है दो प्रोटॉन के बीच में बहुत हाई होती है ना। अब जैसे कि सपोज कर लीजिए कि रिपल्सिव फोर्स हमने दो प्रोटॉन के बीच में निकाला, तो बेटा दो प्रोटॉन के ऊपर एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। चूँकि दो प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज सेम हो गया, तो स्क्वायर हो गया। ये फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 230.4 न्यूटन के आसपास आती है। यानी कि दो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए इतनी हाई अमाउंट की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा फोर्स है। इतनी फोर्स पे तो उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फ्लाई अपार्ट कर जाना चाहिए। तो सवाल इस बात का उठता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे टिके हुए हैं इतनी हाई रिपल्सिव फोर्स के बावजूद। तो कुछ लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में एक बात उठाई कि हाँ भाई एक नई तरह की फोर्स ज़रूर एक्ट करती है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम थी। फिर हमको आइसोटोप के बारे में पता चला, जैसे कि किसी भी एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड से। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, जिसको 1H1 कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, और 2H1 जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और 3H1 जिसको हम ट्रिटियम कहते हैं। तो आइसोटोप की डिस्कवरी से हमको ये पता चला कि न्यूट्रॉन जैसी चीज़ भी होती है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक, हाइजेनबर्ग प्रपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेटा जब चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली तो ये हाइजेनबर्ग ने ये हाइपोथेसिस दिया कि न्यूक्लियस का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद होते हैं, और उससे आइसोटोप की जो समस्या है वो सॉल्व हो गई। यानी कि अगर नॉर्मल हाइड्रोजन में देखें तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, जबकि ड्यूटेरियम में देखेंगे तो प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी है, और ट्रिटियम में जब आप देखेंगे तो एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो इस वजह से ये आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। तो आइसोटोप वो प्रॉपर्टी होती है, वो एलिमेंट होता है जिसमें उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो गए वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है,
Z अगर एटॉमिक नंबर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बेटा जब कभी भी न्यूक्लियॉन जैसा शब्द आ रहा है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, यानी कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो A माइनस जेड रिप्रेजेंट करेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Z रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप हो गए, तो क्लोरीन 3517 और क्लोरीन 3717। तो बेटा नेचर में जब हम देखते हैं तो ये हमको 75% और 25% के रेशियो में मिलता है। तो बेटा हम उसका जब हम एटॉमिक वेट निकालेंगे तो इसको कहते हैं बेटा वेटेड एवरेज, है ना। तो वेटेड एवरेज करके हम एटॉमिक वेट इसका फाइंड आउट करते हैं। वेटेड एवरेज में मतलब कि जैसे कि 35 क्लोरीन 35 का 75% है और क्लोरीन 37 का 25% है, तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25/75 प्लस 25, ये x1 और x2 इनके परसेंटेज हो गए। तो बेटा एटॉमिक वेट हो गया 35.5। ये हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि ये फॉर्मूला इस तरह की चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट आइसो बार क्या होता है बेटा, आइसो बार वो एलिमेंट होते हैं जिनका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। अब जैसे कि सपोज कर लो कि ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए x और y, तो ऊपर मास नंबर देखो a है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर Z1 और Z2 अलग अलग होंगे, उनको आइसो बार कहेंगे। ठीक, अब जैसे कि आइसो बार की कंडीशन में क्या होता है, ट्रिटियम और हीलियम 3, है ना, हीलियम 3 और ट्रिटियम ये दोनों आइसो बार हो गए। ऐसे ही क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन 37 और सल्फर 37 ये भी आइसो बार हो गए। देखिए सेम मास नंबर हो गया लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से आइसोटोन क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जिसमें बेटा A माइनस जेड की संख्या बराबर हो उसको कहते हैं बेटा आइसोटोन, जहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे कि आप क्लोरीन 37 देखें और पोटेशियम 39 देखें, तो बेटा दोनों में A माइनस जेड देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 20, तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन हो गए, है ना। तो इसी तरीके से हमने एलिमेंट्स को आइसोबार्स और क्या किया, हमने आइसोटोप्स और आइसोटोन्स के टर्म्स में डिफाइन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये जब आइसोटोप की बात खत्म हुई तो बेटा हुआ क्या कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानकारी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था युकावा, एक जापानीज साइंटिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई और वो काफ़ी चीज़ें सही भी मानी गई। पहली बात क्या थी कि इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका नेचर है जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करेगी, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है उनके बीच में होगी। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड एक्ट्स इक्वली अमंग ऑल न्यूक्लियॉन्स। कहने का मतलब है कि बेटा दो प्रोटॉन में और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, बेटा क्या प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर फोर्स की ये जाननी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी लिखा, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह देता हूँ क्योंकि बेटा कोशिश ये मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक छोटा सा चाहे 1 मार्क का ही क्वेश्चन आए लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या हैं ये जानना ज़रूरी है। पहली बात एक्सचेंज फोर्स होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मीजॉन पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बातें वो थी जो युकावा साहब ने करी हैं। मॉडर्न थ्योरी हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन बेटा जो चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक और जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उसके हिसाब से अब तक ये चीज़ें मानी गई हैं। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई प्लस मीजॉन और पाई माइनस मीजॉन इंटरचेंज करते हैं। इनके इंटरचेंज करने की वजह से बेटा फोर्स डेवलप होती है जिसको हम एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। ठीक,
ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होती है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स का रेशियो कंपेयर करें तो बेटा ये रेशियो 1:10⁻36 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उससे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है न्यूक्लियर फोर्स जो कि 10⁻38 इसका रेशियो आएगा। शॉर्ट रेंज की फोर्स होती है यानी कि कुछ फर्मी के डिस्टेंस पे ही एक्ट करेगी, है ना, लगभग 2 से 3 फर्मी के बीच में ये डिस्टेंस पे एक्ट करेगी। इट स्टॉप एक्टिंग आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 4 फर्मी, यानी कि जब न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 4 फर्मी से 4 फर्मी से ज़्यादा हो जाती है तो बेटा ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करना बंद कर देती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज की फोर्स। ठीक, तो शॉर्ट रेंज फोर्स ध्यान रखिएगा। वेरिएशन विद डिस्टेंस, देखो बेटा न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होती है, बल्कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स करीब आएंगे न्यूक्लियर फोर्स कम होती चली जाएगी, और एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जैसे ही वो आ जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगी। उससे करीब आएंगे तो बेटा वो रिपल्सिव इन नेचर हो जाएगी, यानी कि जैसे मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव होंगी और उसके बाद अगर सर्टेन डिस्टेंस से कम हो जाए, जैसे 1 फर्मी से कम हो जाएगी तो वो रिपल्सिव भी होना शुरू हो जाएंगी। यही चीज़ है यहाँ पे। देखिए एक ग्राफ बना है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, तो बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो बेटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब रिपल्शन है। तो बेटा देखो जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस r बढ़ेगा, है ना, ये देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। और इसके बाद ये देखिए जैसे ही और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाएगी, है ना, और ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि कुछ 1 फर्मी से कम होगा। तो ये ग्राफ जो है वो वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद द डिस्टेंस हमको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानकारी देता है कि न्यूक्लियर फोर्स बेटा कब रिपल्सिव होगी और कब वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 फर्मी, यही मैंने आपको समझाया है, एंड इट इज़ अट्रैक्टिव एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 फर्मी। 0.5 फर्मी के डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, हैंस बिलो दैट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स रिपल्सिव इन नेचर। ये जो पॉइंट है बेटा, ये आपका 0.5 फर्मी आ रहा है ना, जो लाल कलर से दिख रहा है, ये 0.5 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी कि इक्विलिब्रियम आ जाता है। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो चाहे 2 प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच में हो, चाहे 2 न्यूट्रॉन के बीच में हो, न्यूक्लियर फोर्स बराबर होगी, इक्वल अमंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन। फर्क क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में इंटरचेंजिंग पार्टिकल पाई न्यूट्रल होंगे, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पाई प्लस और पाई माइनस मीजॉन होंगे, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इंटरचेंजिंग पार्टिकल पाई न्यूट्रल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बेटा स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है न्यूक्लियर फोर्स का। इट डिपेंड्स ऑन द स्पिन कैरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हैविंग a parallel spin will have a greater nuclear force as compared to nucleon with anti-parallel spin। 2 न्यूक्लियॉन जिनका पैरेलल स्पिन होगा बेटा, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी। तो स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर इनका होता है, किसका बेटा, न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर फोर्स की जो बेटा आपको जानना बेहद आवश्यक है। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के केस में कुछ और भी फिनोमिनाज हैं जो कि ऑब्जर्व होते हैं और जिनके बेसिस पे और भी बहुत सारी बातें पता चली। जैसे कि अगर हम नॉर्मल हाइड्रोजन को देखें बेटा, तो नॉर्मल हाइड्रोजन के केस में 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर ड्यूटेरियम में अगर हम बात करें लेट अस से 2H1 में, तो 1 प्रोटॉन के साथ 1 न्यूट्रॉन होगा। ऐसे ही हीलियम में देखेंगे बेटा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है। कार्बन 12 में भी देखिए 6 प्रोटॉन के साथ साथ 6 न्यूट्रॉन होंगे,
ऑक्सीजन 16 में भी 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो बेटा क्या होता है कि जब शुरुआती एलिमेंट हम देखते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, वहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो बेटा शुरुआती एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या मिल रही है, बराबर मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होते जा रहे हैं, आप ये पाएंगे कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। जैसे गोल्ड 197-79 में 118 न्यूट्रॉन होंगे जबकि 79 प्रोटॉन होंगे, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, यूरेनियम के केस में भी यही बात थी, लेकिन ये कहा जाता था कि यूरेनियम चूँकि रेडियो एक्टिव है इसलिए हो सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, जबकि रेडियो एक्टिविटी कारण नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे भी ज़्यादा है और गोल्ड में भी ज़्यादा है, जबकि गोल्ड रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जब कारण पता किया गया तो ये पता किया गया कि ये जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर का साइज़ बड़ा होने की वजह से होता है। जैसे कि सपोज कर लो कि स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है ना। अगर उस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का वॉल्यूम देखें तो वो साइज ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होगा, जो कि V0 से डिनोट करेंगे 4/3 पाई R0³ अगर हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप में माने तो उस स्फीयर का वॉल्यूम ये हो जाएगा, जहाँ पे R0 रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस जो कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी इन स्फेरिकल शेप। वही बात मैंने जो बताई है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ते हैं, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस की बात करें तो बेटा 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो बेटा इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और नया वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V हो जाएगा ना। तो ये V जो नया वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई R³ हो जाएगा। R इस नए रेडियस का, नए न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा, है ना। और R0 तो जो हो गया वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस हो गया बेटा। ठीक, तो जब हम कंपेयर करेंगे इस वॉल्यूम को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ, तो बेटा हमें पता चलेगा क्या कि V बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V0। चूंकि इसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स ऑफ V0 हो गया, जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है। ठीक, तो इन जनरल अगर हम देखें 4 क्या है, 4 तो बेटा मास नंबर हो गया ना हीलियम का, तो यानी कि इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस जो कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ गया 4/3 पाई R³। R यहाँ पे कोई नए न्यूक्लियस का रेडियस हो गया और R0 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। तो बेटा उससे R की वैल्यू निकल गई A⁻1/3 R0। R0 जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस है 1.2 फर्मी होता है। इससे हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड उसका मास नंबर हमको पता हो, है ना। तो प्रोवाइडेड मास नंबर इज नोन, यही कह रहा है ना। ठीक है बेटा, तो चूंकि हमको हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस पता है तो हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं कि उसका मास नंबर पता है। तो यही बात हुई कि न्यूक्लियर मास की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे न्यूक्लियर का साइज बड़ा होगा बेटा, न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, उसका मास नंबर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसका रेडियस बढ़ेगा। ठीक, अब बारी आती है बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी की। सपोज कर लो कि m क्या है, एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन है, जो कि लगभग मान लेंगे कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास है लगभग सेम है ना, एवरेज मास इसीलिए कहा। और कैपिटल A जिसको मास नंबर ऑफ एनी न्यूक्लियस कहेंगे, तो बेटा कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ये उसका मास हो जाएगा। ठीक, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं 4/3 पाई कैपिटल R³ होता है। ठीक, अब ये जो हो गया R की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, A⁻1/3 R0, तो R³ हो जाएगा A × R0 3 हो गया, है ना। ये वॉल्यूम हो गया। तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम हमको क्या देगा, डेंसिटी, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
मास ऑफ न्यूक्लियस हमने A इंटू एम निकाला और वॉल्यूम निकाला हमने 4/3 पाई A R0 क्यूब। और देखो बेटा A से A कैंसिल हो गया तो न्यूक्लियर डेंसिटी m/4/3 पाई R0 क्यूब हो गया। ये एक न्यूक्लियन का मास हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। तो ये डेंसिटी वही हुई जो बेटा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और वो किस ऑर्डर में होगी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी हाई डेंसिटी होती है ना। जब वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब वी फाइंड दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज एक्सट्रीमली हाई, है ना। जब वाटर के साथ ही कंपेयर करेंगे, भाई नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है। अब चूंकि हमको क्या क्या बातें पता चली, एक तो ये पता चला कि जैसे जैसे न्यूक्लियन बड़ा होगा, बढ़ेगा मतलब नंबर उसकी संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और साथ ही साथ उसका मास भी क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। अब देखिए ये अगर सपोज कर लीजिए एक बड़ा वाला न्यूक्लियस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास लेटस से ये जैसे कि कॉर्नर में मान लीजिए एक प्रोटॉन है। अब देखिए ये दो न्यूट्रॉन हो गए, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स दे रहे, लेकिन ये प्रोटॉन इसको रिपल्शन भी दे रहा है ना। अब देखो बाकी भी जो प्रोटॉन है वो इसको रिपल्शन तो दे सकते हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है ना बेटा, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन दोनों में नहीं होगा लेकिन इन दोनों में रिपल्शन ज़रूर होगा। तो अट्रैक्शन कहाँ से मिलेगा? सिर्फ आसपास की न्यूक्लियन से मिलेगा, ठीक है। तो जब नया एलिमेंट बना और एक प्रोटॉन ऐड हुआ तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई और इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स जब बढ़ेगी तो ये न्यूक्लियस को तोड़ के निकलेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके आसपास न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ताकि इसके ऊपर लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स काउंटर बैलेंस कर सके रिपल्सिव फोर्स के साथ। इसीलिए हम कहते हैं एनपी रेशियो, इसको हम कहते हैं बेटा एनपी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता है ना बेटा, ताकि न्यूक्लियस मेंटेन रह सके, वरना तो रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ देगा। इस एनपी रेशियो को 1 से बड़ा इसीलिए होना पड़ता है, ठीक। तो यही चीज़ हमने पीछे देखी कि एनपी रेशियो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा क्यों हो जाती है प्रोटॉन के कंपैरिजन में इन द केस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। तो वही बात यहाँ लिखी है, दिस इज इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एज देयर नंबर इंक्रीजेज विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। The increase in number of neutron counterbalances this repulsive force by nuclear attractive force। वही बात मैंने जो कही है अभी एक्सप्लेन करी है वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखी हुई है ना। ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप बेटा जब रिवाइज करें तो आपको याद रहे कि क्या वजह थी ये सब चीज़ों की, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। बेटा आइंस्टीन साहब ने एक फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप को दिया था जिसको हम कहते हैं E = mc²। इस रिलेशन के हिसाब से जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे बेटा एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1 AMU कहते हैं। कई बार उसको ऐसे 1U लिखते हैं, है ना, AMU पूरा ना लिख के 1U लिख देंगे। तो ये भी एटॉमिक मास यूनिट हो गई। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो हमारे पास 1/12 हिस्सा है वही होता है जिसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और ये लगभग 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो बेटा अगर 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये हमने मास की जगह ये केजी में रखा, C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट रखा, है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 931 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा 10⁻6 होता है मेगा, तो ये हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 AMU मास इतनी एनर्जी कंटेन करता है या उस मास को
अगर हम कन्वर्ट करें एनर्जी में तो बेटा इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब यही चीज़ हो गई कि जब हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म होता है बेटा, तो उनके मासेस में कमी आ जाती है। अब जैसे कि से फॉर एग्जांपल हीलियम का न्यूक्लियस लें तो बेटा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस का मास देखें, ठीक है, वो मास इनके इंडिविजुअल मासेस का टोटल वैल्यू से कम होगा। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो इंडिविजुअल मासेस जब वो फ्री स्टेट में है तो उसके मासेस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास क्या होगा, कम होगा। और यही बात होती है जिसको हम कहते हैं बेटा मास डिफेक्ट। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन मतलब जो न्यूक्लियन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है, एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय देम। ठीक है, उसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, वो डिफरेंस को कहते हैं। जैसे कि सपोज कर लो किसी भी एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर a और एटॉमिक नंबर z से। बेटा z क्या बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा, और a माइनस z क्या बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा। न्यूट्रॉन्स, हाँ ठीक है, ns है ना। ठीक है, mp मान लेते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और mn यानी कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये छोटा m है, और कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक, तो बेटा मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो a माइनस z दे देगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ईच न्यूट्रॉन, जो कि वो फ्री स्टेट में है, तो ये दे देगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि फ्री स्टेट में है, प्लस z इंटू एम पी, ये दे देगा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स जब वो फ्री स्टेट में है, और दोनों का सम जो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स जब वो फ्री स्टेट में है और वो मिलके न्यूक्लियस को बनाएंगे, तब उसका कंबाइंड मास जो हो गया न्यूक्लियस का वो कैपिटल M हो गया। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस होता है मास डिफेक्ट। तो ये कहा जाता है कि जब कोई न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस बनाता है बेटा तो थोड़ा अपना मास कंट्रीब्यूट करता है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, और न्यूक्लियस के अंदर ये पूरे न्यूक्लियॉन्स बाउंड सिस्टम में आ जाते हैं। उसी को हम कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी, है ना। लेकिन अभी बाइंडिंग एनर्जी को बाद में समझेंगे, उससे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन समझते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो मास डिफेक्ट है जो हमने कैलकुलेट किया टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, वो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का जो हमारे पास जिसको कहते हैं एम्फेसिस क्या है, वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और पैकिंग फ्रैक्शन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ये चीज़ हमको पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। ठीक, क्लियर। अब बाइंडिंग एनर्जी इसी से रिलेटेड हो गई कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो मास डिफेक्ट जो है उसके बराबर एनर्जी रिलीज हो जाती है जब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, है ना बेटा। मास डिफेक्ट के एनर्जी इक्विवेलेंट होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इट इज द एनर्जी विच शुड बी गिवन टू एनी न्यूक्लियस सच दैट इट ब्रेक्स इनटू द कांस्टेंट न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट, है ना। ये वो एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को यदि हम देते हैं बेटा तो वो न्यूक्लियॉन्स को उसके फ्री स्टेट में ले आती है। तो इसको हम दो डेफिनेशन मान लेंगे, इसलिए हमने देखिए दो डेफिनेशन लिखी है। एक तो वो जो कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होती है जो कि मास डिफेक्ट के बराबर एनर्जी होती है, और दूसरा ये वो एनर्जी है जो कि तब दी जाए अगर न्यूक्लियस को उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को उसके फ्री स्टेट में वापस लाना है। तो बाइंडिंग एनर्जी सिंपल टर्म्स में कैलकुलेट करने का हमारे पास रिलेशनशिप है डेल्टा एम सी स्क्वायर। बेटा पीछे मास डिफेक्ट हमने कैलकुलेट किया, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है भाई क्या हो रहा है। IMP
है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेटा एक न्यूक्लियन के साथ कितनी बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। और जब हम कर्व बनाते हैं बेटा तो हमें इस कर्व से एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी पता चलती है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे मास नंबर ले रखा है और वाई एक्सिस पे बेटा हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ले रखा है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और इससे क्या पता चलता है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो बेटा आयरन होता है ना, Fe। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की मतलब स्टेबिलिटी उसके न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है, तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये वाले जो एलिमेंट है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो कोशिश करेंगे इधर आने की, तो उनकी टेंडेंसी न्यूक्लियर फ्यूजन करने की, टेंडेंसी मतलब हो गया कि अपने आप तो करेंगे नहीं बेटा, आप फेवरेबल कंडीशन देंगे तब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और उससे वो बाइंडिंग एनर्जी अपनी बढ़ा देंगे, यानी कि और एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे और वो उनकी टेंडेंसी न्यूक्लियर फिशन करने की होगी, वो अपने न्यूक्लियस को तोड़ के लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। तो हैवियर न्यूक्लियस इधर आना चाहेगा, लाइटर न्यूक्लियस इधर आना चाहेगा, तभी उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ सकती है। ध्यान रखिए न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन अपने आप नहीं होगा, आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा नेचर ने तो एलिमेंट बना दिया ना, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, फेवरेबल कंडीशन देंगे तब ऐसा होगा। और यहाँ पे देखिए ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जिगजैग पे है, जैसे कि देखिए कार्बन ये ऊपर हो गया और नाइट्रोजन नीचे आ गया और ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन है, तो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑड हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो इवन वाले एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, यानी कि नेचर प्रेफर करता है किनको, उन एलिमेंट्स को जिसमें इवन प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन है ना। इसीलिए नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑक्सीजन और कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। तो ये वही बातें जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाई हैं बेटा, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक, in mass number range from 2 to 20, they are well defined maxima and minima for the curve, well defined maxima and minima for the curve, है ना। maxima is those for even proton and neutron, मैंने जो अभी बात बताई कि even proton और even neutron है वहाँ पे maxima मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के केस में। Third point, it has a broad maximum close to the value of 8.5 mega electron volt per nucleon in mass number ranging from 40 to 120. Maximum for iron 8.8 होता है, तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है मैक्सिमम आयरन का। बाकी इस रेंज के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास स्टेबल माने जाएंगे, मास नंबर 40 से लेकर 120। Mass number increases further, the binding energy per nucleon shows a gradual decrease due to increasing repulsion between proton। बेटा प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। तो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती है, तो वो एलिमेंट्स फिर से अनस्टेबल होने लग जाएंगे। ठीक, आइए अब जो बात करेंगे वो बेटा न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड बात करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड भी बात करेंगे।
तो 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने फाउंड किया, क्या किया कि बेटा यूरेनियम 235 को यदि न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया जाए तो बेटा वो बेरियम और क्रिप्टॉन में लाइटर न्यूक्लियाई में बेटा ब्रेक कर जाता है और उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं जो कि फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं और प्लस क्यू वैल्यू मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो होता क्या है कि जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया तो बेरियम और क्रिप्टॉन में वो यूरेनियम ब्रेक कर जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है अलॉन्ग विद द 3 फास्ट न्यूट्रॉन, है ना, 3 फास्ट न्यूट्रॉन के साथ। ठीक, इस फिनोमेना को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं और ये जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने फाउंड किया था। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस। बेटा हैवी न्यूक्लियस जब ब्रेकअप करता है लाइटर न्यूक्लियस में, उसी को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 230 हो, है ना, वो वाले एलिमेंट्स फिशन ज़्यादा करेंगे इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस ऑफ नियरली कंपैरेबल मास, मतलब बराबर नहीं हो लेकिन मास इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आसपास की रेंज में होंगे। ठीक है, व्हेन बम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो एक यूरेनियम के एटम से, बेटा एक यूरेनियम के एटम से जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है एक यूरेनियम के फिशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम देखेंगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है। बेटा ये कहता है कि जब यूरेनियम 235 एटम, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ठीक है, देखिए यहां पे ऊपर कर दे क्या, चलो बेटा यूरेनियम 235 एटम को बम्बार्ड कराया गया एक न्यूट्रॉन से, है ना, और जब बम्बार्ड कराएंगे न्यूट्रॉन से तो बेटा इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे। ये 3 न्यूट्रॉन केपेबल होंगे ऑफ फिशन ऑफ अनदर 3 यूरेनियम, है ना। उससे क्या होगा बेटा, 3 से फिर 9 पैदा होंगे, 9 से 27, और इसी को कहते हैं बेटा चेन रिएक्शन। तो इसका मतलब केपेबल ऑफ फर्दर फिशन ऑफ 3 यूरेनियम एटम, हेंस मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, thus generating a चेन रिएक्शन। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे करते करते न्यूट्रॉन और पैदा होते जाएंगे जो और यूरेनियम एटम का फिशन करेंगे, और इसी को हम कहते हैं बेटा चेन रिएक्शन। और अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर ये होता है तो वो बॉम्ब बन जाता है, और अगर हम उसको कंट्रोल करके करते हैं तो बेटा वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है ना। तो व्हेन न्यूट्रॉन्स आर नॉट कंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं किया गया, और वो सारा फिशन कर देगा पूरे मटेरियल का, और माइक्रो सेकेंड में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सप्लोजन हो जाता है। और यही केस होता है किसमें बेटा, एटॉमिक बॉम्ब में। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं ताकि ये फर्दर फिशन ना कर सकें, और करें तो कम करें, है ना। तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड बाय मैकेनिज्म। तो इसको हम कहते हैं बेटा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक बॉम्ब में यही फ़र्क होता है कि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है और ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर्स, इनके बारे में बेटा क्वेश्चन आता है कि ये क्या होते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स, और कैसे इनको मॉडरेटर का दर्जा देते हैं। न्यूट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी नियरलिंग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सच न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज फास्ट न्यूट्रॉन्स। तो बेटा जो न्यूक्लियर फिशन से न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और उनको फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। बट यूरेनियम 235 आर गुड इन कैप्चरिंग स्लो न्यूट्रॉन, जिनको थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं।
तो बेटा फिशन जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन ज़्यादा कराता है, विच हैज़ एनर्जी ऑफ नियरली 0.002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सच न्यूट्रॉन्स आर फर्दर केपेबल ऑफ फिशन। यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी ये होती है ये केपेबल होंगे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में, है ना। तो मॉडरेटर क्या करता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करता है बेटा स्लो न्यूट्रॉन में, है ना। तो यही चीज़ है मॉडरेटर का काम। तो कभी ये होता है कि मॉडरेटर का किस तरह का इस्तेमाल होता है। दीज आर दी मटेरियल केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग फास्ट न्यूट्रॉन इनटू थर्मल न्यूट्रॉन यानी कि स्लो न्यूट्रॉन बाय इलास्टिक कोलिजन विद प्रोटॉन। हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया, ये होते हैं जिनको हम मॉडरेटर कहते हैं। तो फास्ट को स्लो में कन्वर्ट करके ये न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं और फर्दर फिशन कराते हैं, ठीक है। डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, कि चेन रिएक्शन को कई बार सस्टेन करने में क्या क्या डिफिकल्टी आती है। देखो बेटा यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं वो बेसिकली 3 आइसोटोप होते हैं, है ना, नेचुरली अकरिंग में, जिसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम 238 होता है जो कि 99.28% होता है। यूरेनियम 235 इससे बहुत कम होता है 0.715%, और 234 तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 238 नहीं होता। और बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस यूरेनियम कैन बी एनरिच्ड, यानी कि यूरेनियम और यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करते हैं। तो यूरेनियम 235 क्वांटिटी इज 3% इंक्रीज, हेंस वी ऑब्टेन अ मटेरियल केपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। तो बेटा नॉर्मल यूरेनियम के ओर का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसको एनरिच करते हैं। तो जो यूरेनियम 235 की जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो बेटा जो कम है उसको लगभग 3% तक ला देते हैं। तो उसको हम एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं और वो केपेबल होता है सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि चेन रिएक्शन कैसे ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रॉन एस्केप कर जाते हैं। वी रिड्यूस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, वी इंक्रीज वॉल्यूम एंड रिड्यूस द सरफेस एरिया सच दैट फ्यू न्यूट्रॉन्स कैन एस्केप। बेटा सरफेस एरिया को कम करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं ताकि न्यूट्रॉन जो एस्केप करें वो कम से कम करें, ठीक। न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, वी ट्राई टू मिक्स द मॉडरेटर विथ फ्यूल सच दैट फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लोड डाउन टू थर्मल न्यूट्रॉन केपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। फ्यूल रॉड के साथ हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा ताकि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया जा सके जो कि चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यही हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में यही चीज़ होती है कि ये देखिए फ्यूल रॉड्स हैं और ऑल्टरनेट फ्यूल रॉड्स के साथ साथ मॉडरेटर लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देगा। जो फास्ट न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा बाय जिसको हम कहते हैं ना इलास्टिक कोलिजन, ठीक। तो इट गोज थ्रू अ क्रिटिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अबाउट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which uranium 238 atom absorbs, hence the number of neutron capable of further fission is greatly reduced, thereby not sustaining the chain reaction. In order to sustain chain reaction, moderator is spaced, देखो moderator is spaced between fuel rod in such a manner that fast neutrons are slowed down by the moderator to a kinetic energy 0.02 electron volt and which can be absorbed by the neighboring fuel rod and thus sustaining chain reaction. इस तरह से ये चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है। एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सेफ होता है, बस एक हादसा हो गया, ठीक है, चेरनोबिल का, वो भी बहुत पहले का हादसा था जब इतनी न्यूक्लियर एलिमेंट्स को इतना हैंडल करने की टेक्निक हम लोगों को नहीं पता थी। लेकिन आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सेफ होते हैं, ठीक है। उनके जो न्यूक्लियर स्पेंट फ्यूल है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, उसका डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए, तब न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली सेफ होते हैं।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज क्या क्या होता है बेटा, ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रखना है क्योंकि यही न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में बड़े इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। Multiplication factor is defined as the ratio of the number of neutron present at the beginning of a particular generation to that of the number of neutron present at the beginning of the previous generation. Particular generation और previous generation में जो ratio होता है उसको K नंबर कहते हैं। अगर K फैक्टर ग्रेटर देन 1 हुआ उसको सुपर क्रिटिकल होता है बेटा। सुपर क्रिटिकल वो होता है जहाँ पे चेन रिएक्शन मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि एटम बॉम्ब के केस में होता है। और K फैक्टर अगर 1 है तो क्रिटिकल यानी कि चेन रिएक्शन स्टेडी है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम K फैक्टर को 1 रखते हैं, और K अगर लेस देन 1 है सब क्रिटिकल यानी कि चेन रिएक्शन डाई डाउन कर जाएगा और थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल साइज क्या होता है? साइज ऑफ द फिशनेबल मटेरियल फॉर विच K इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल साइज एंड इट्स मास इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मास। बेटा जो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसका एक सर्टेन साइज होना चाहिए, तभी K फैक्टर 1 की वैल्यू हम मेंटेन कर सकेंगे, तभी हम उसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रख सकते हैं, है ना। उस साइज को कहते हैं क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज से बड़ा हो गया तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, एटम बॉम्ब बन जाएगा। कम हो गया क्रिटिकल साइज से तो सब क्रिटिकल हो जाएगा और फिर वो चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो फ्यूल रॉड्स होते हैं वो क्रिटिकल साइज के होते हैं और उनका मास उसी हिसाब से क्रिटिकल मास कहलाता है। ये एक्चुअली में स्कीमेटिक डायग्राम है बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर का। हालांकि ऐसा डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, ये डायग्राम मैंने बनाया है बेटा आपको समझाने के लिए। स्कीमेटिक डायग्राम है कि क्या होता है। जैसे कि देखिए हमारे पास ये देखिए ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये यूरेनियम के रॉड्स हो गए और ये पूरा का पूरा जो है ये एक तरह का शील्डिंग के अंदर होता है जो कि 10 फीट थिक कंक्रीट चैम्बर के अंदर होता है ये पूरा अरेंजमेंट। और ये देखिए मॉडरेटर बीच में लगा हुआ है जो कि हैवी वाटर हो सकता है या आपका ग्रेफाइट हो सकता है। कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं वो बेरियम और कैडमियम के होते हैं जो कि इंसर्ट हो जाते हैं, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है कंट्रोल रॉड। इसीलिए उनको कहते हैं कंट्रोल रॉड, क्योंकि ये चेन रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब इसमें कूलेंट हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। कूलेंट यूजुअली क्या होता है, जैसे कि लिक्विड सोडियम हो गया, है ना, वो कूलेंट के रूप में काम होता है। तो कोल्ड कूलेंट यहाँ से आएगा जो कि हीट लेके आएगा और हीट एक्सचेंजर में जब ये कूलेंट जाता है तो यहाँ पे पानी होता है बेटा जो वाटर को क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, है ना, और उसको कन्वर्ट करेगा स्टीम में। वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेगा बॉयल होके, उसके बाद उस स्टीम से टरबाइन चलेगी। टरबाइन की ब्लेड्स जनरेटर को रोटेट कराएगी, जनरेटर से बिजली पैदा होगी और फिर ये स्पेंट स्टीम को हम कंडेंसर में क्या करते हैं, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करके वापस हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं। तो हीट एक्सचेंजर जो है वो बेसिकली कूलेंट जिसको हम लिक्विड सोडियम कहते हैं वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा वाटर में ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके और उस स्टीम से टरबाइन चल सके। ये पूरा एक चैम्बर रूप में होता है, इस तरह से फंक्शन करता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, मेन पार्ट्स क्या क्या हैं ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। पहली चीज़ न्यूक्लियर फ्यूल कौन कौन सा हो सकता है बेटा, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239, है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। मॉडरेटर जैसा कि मैंने बताया जो कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। हैवी वाटर होता है, ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम ऑक्साइड्स होता है, आर यूज्ड एज ए मॉडरेटर। ठीक है, वही हो गया ना फास्ट न्यूट्रॉन जो कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज का होता है, थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं जो कि 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होता है, तभी वो फिशन करा सकता है। नेक्स्ट हो गया कंट्रोल रॉड्स जो कि क्या होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो चेन रिएक्शन को जो बड़े एकदम सडनली एकदम सुपर क्रिटिकल होने वाला है उसको कंट्रोल कर सके। तो ये कैडमियम और बोरॉन के
रॉड्स होते हैं जो कि क्विकली इंसर्ट होते हैं रिएक्टर के अंदर, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके जब वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कूलेंट, जो कि मैंने अभी बताया था पीछे डायग्राम में बेटा, कूलेंट है ना, जो कि कूलेंट हीट को लेके क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम रिएक्टर टू प्रोड्यूस स्टीम विच रन्स द टर्बाइन। इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट। लिक्विड सोडियम इज अ गुड कूलेंट। तो ज़्यादातर केसेस में लिक्विड सोडियम का ही इस्तेमाल करते हैं कूलेंट के रूप में। फिर उसके बाद मेन पार्ट के अंदर शील्डिंग होती है बेटा, जो कि मैंने आपको बताया था, कंक्रीट वॉल की शील्डिंग होती है, लगभग 10 फीट थिक होती है, ताकि रेडिएशन जो है, गामा रेडिएशन खासकर रिएक्टर से बाहर ना आ सके और ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट ना कर सके, है ना। इसीलिए थिक कंक्रीट वॉल से न्यूक्लियर रिएक्टर को शील्ड करते हैं। यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। यूजेस क्या क्या हैं? इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, है ना, नए आइसोटोप को पैदा करता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर। वैसे तो देखा जाए तो बेटा पोल्यूशन फ्री होता है, लेकिन बस ये है कि आपको ध्यान रखना है कि इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है बेटा, उसका डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए, वरना खतरनाक हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन विच आर नीडेड फॉर न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट। फास्ट न्यूट्रॉन न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट के लिए ज़रूरत होती है बेटा। कई बार हमको पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करने के लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोड्यूसिंग अदर फिशनेबल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम, वहाँ पे भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूटोनियम के फिशन के लिए। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ये रिएक्टर है दैट प्रोड्यूसेस मोर फिशनेबल nucleus than it consumes. For example, it produces plutonium-39 from non-fissionable uranium-238, है ना। तो बेटा ब्रीडर रिएक्टर जो कि फिशनेबल मटेरियल बनाता है नॉन फिशनेबल से, है ना। जैसे यूरेनियम-238 नॉन फिशनेबल हो गया, यूरेनियम-235 फिशनेबल होता है, 238 नॉन फिशनेबल होगा। तो उससे जब हम प्लूटोनियम-239 बनाते हैं तो वो कहाँ बनाते हैं बेटा? ब्रीडर रिएक्टर में। तो यूरेनियम-238 को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट किया तो यूरेनियम-239 92 हुआ। ठीक, इसमें से बीटा डीके होके ये हमारे पास प्लूटोनियम-239 एंड 94 बनता है जब 2 बीटा डीके हो जाता है। तो इसको कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन करते हैं तो बेटा जब वो कंबाइन करते हैं तो उससे कंबाइन करने से पहले उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम होती है, और जब कंबाइन कर जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ जाती है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन न्यूक्लियाई को फ्यूज़ तभी किया जा सकता है जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, उसके बिना हम न्यूक्लियाई को फ्यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बेटा नॉर्मल कंडीशन में आप उसको न्यूक्लियाई को फ्यूज़ नहीं करा सकते। 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए जो कि सन के कोर में होता है, और सेवरल लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, है ना, तब जाके ये न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर यही टेक्नोलॉजी होती है, बस फ़र्क क्या है कि हाइड्रोजन बॉम्ब को इनिशिएट करने के लिए फिशन रिएक्शन पहले करना होगा, पहले अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फिशन वाला करना होगा। वो फिशन रिएक्शन उतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट करके देता है, तब न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं, तब और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है हाइड्रोजन बॉम्ब में। तो मेनली पर्पस ये है कि बस इतना सा ही बात है डिस्कशन का कि प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं लिखेंगे तो हमको लगेगा कि भाई हम ऐसे ही न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करा सकते हैं, नहीं। टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ये 3 रिएक्शंस है ना, ये देखिए नॉर्मल हाइड्रोजन के हमारे पास न्यूक्लियाई हो गए, इनको हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। जब इनको फ्यूज़ कराते हैं, प्रोवाइडेड ये टेम्परेचर और प्रेशर हम दे तब फ्यूज़ करेंगे, तो ये आपका ड्यूट्रॉन बनाते हैं,
है ना, यानी कि हैवी हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, प्लस बनाने पे उसको एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वही रिलीज हो जाएगी। तो ये एनर्जी रिलीज हुई। अब दो ड्यूटेरियम जो है, ड्यूट्रॉन जिसको हम कहते हैं, वो कंबाइन करके या तो हीलियम का आइसोटोप बनाएंगे जिसके साथ एक न्यूट्रॉन निकलेगा प्लस ये एनर्जी निकलेगी, या फिर ये दोनों कंबाइन करके ये ट्रिटियम बनाएंगे, ट्रिटॉन कह सकते हैं या ट्रिटियम कह सकते हैं। तो ट्रिटियम बनाएंगे प्लस प्रोटॉन बनाएंगे और ये एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि इन दोनों रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो हर एक रिएक्शन में अगर आप स्टेप वाइज देखें तो बेटा एनर्जी रिलीज होती है, और यही बेसिकली मेनली सन की एनर्जी का जो सोर्स होता है वो यही होता है। और फिर लास्ट में जो हीलियम का आइसोटोप बना, ये हमारे पास ये कंबाइन होके हीलियम 4 बनाता है जिसकी और एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन का जो फिनोमेना है वो बेटा हमको तभी अचीव होता है जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो। ठीक, तो ये हमारे पास बातें हो गई आज के इस चैप्टर से रिलेटेड, न्यूक्लियस के चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बेटा।